दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्तों की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 से जुड़ी सभी तैयारियों पर रोक लग गई है। दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त जो एस.के. श्रीवास्तव की तरफ से रिटायरमेंट से पहले जारी किए गए आदेशों में कहा कि भारत के संविधान की धारा 24(3)(ZA के अंतर्गत तीनों दिल्ली नगर निगमों के चुनाव कराने की जा रही है सभी पूर्व तैयारियों को रोक दिया जा रहा है। आदेशों में भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंजूर किए गए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि तीनों दिल्ली नगर निगमों नॉर्थ ईस्ट और साउथ एमसीडी के चुनावों की तैयारियों से जुड़ी सभी अधिसूचनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक यानी रद्द किया जा रहा है। इस तरह से साफ और स्पष्ट किया गया है कि संशोधन अधिनियम के तहत तीनों निगमों को एक किया जा रहा है, इसलिए चुनाव संबंधी सभी तैयारियों को रोक दिया जा रहा है। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि तीनों नगर निगमों को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की तरफ से 18 अप्रैल 2022 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तीनों दिल्ली नगर निगमों यानी कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। इस नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्तों की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियों पर जो रोक है वो लग गई है। दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव की तरफ से रिटायरमेंट से पहले जारी किए गए आदेशों में कहा गया कि भारत के संविधान की धारा 24(3)(ZA के अंतर्गत तीनों दिल्ली नगर निगमों के चुनाव कराने के लिए की जा रही सभी पूर्व तैयारियों को रोक दिया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों एमसीडी को बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। इस बिल से पक्ष और विपक्ष को क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल संजू, अगर तीनों बिल की बात करें तो नगर निगम के जो तीनों बिल जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी मंजूरी दे दी है। संसद में भी तीनों बिलों को पास कर दिया गया था। अगर इस बिल की बात करें तो 2012 में इसको एक नगर निगम को 3 भागों में बांटा गया था। उस समय शीला दीक्षित जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। हालांकि उन्होंने दिल्ली के सतत विकास और सर्वांगीण विकास को लेकर के इस बिल को जो है 3 भागों में, नगर निगम को 3 भागों में बांटा गया था, जिसको लेकर के काफी कुछ देखा गया। अगर इसकी बात करें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, इन 3 मध्यस्थों को बांटा गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर उस समय चुनाव हुआ था, चुनाव में अगर कांग्रेस का दबदबा था, उस समय जो कांग्रेस जो है केंद्र में थी और हालांकि राज्य में भी, दिल्ली प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। कोई भी केंद्र सरकार ये चाहती है कि अगर वो केंद्र में है, सत्ता में है, तो दिल्ली उसके पास हो, क्योंकि दिल्ली से ही सारी चीजों का मॉनिटरिंग होता है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मॉनिटरिंग को ध्यान में रखते हुए शीला दीक्षित ने क्या किया कि इन नगर निगम जो ये एमसीडी जो है इसको 3 भागों में बांटा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र के पास ये अधिकार होता है, वो राष्ट्रपति से जो है उपराज्यपाल स्वयं ही निर्धारित कराता है कि वही तय करता है कि कौन इसका उपराज्यपाल होगा दिल्ली का। ये कहीं ना कहीं, ये अगर बहुमत की बात करें, अगर सरकार की मेजोरिटी की बात करें, इसको ध्यान में रखते हुए इन नगर निगम को जो है ये 3 भागों में बांटा गया था, ताकि कहीं ना कहीं विपक्ष की या पक्ष की किसी की जो दबदबा है इस पे कायम न हो सके। सरकार जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चलाए। हालांकि ये दिल्ली के विकास के लिए ही इसको बनाया जरूरी था, लेकिन ये पिछले 9 सालों में तो इसके साथ घटा। जो दिल्ली की जनता को अंदर देखा गया इस चीज को कि रोटी, रोड, कपड़ा, पानी, मकान, इन सारी चीजों को देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो नवीकरणीय संसाधन है, जो अनवीकरणीय संसाधन, इन दोनों की उत्पत्ति और दोनों की प्राप्ति ये पूर्ण रूप से दिल्ली वासियों को नहीं मिल पाया। हालांकि इस चीज पे अगर ध्यान दिया जाए, जिस तरीके से हमारा संसद, जैसे अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के 3 अंग है, नगर पालिका, विधायिका और कार्यपालिका। हालांकि अब चौथे स्तंभ में मीडिया को भी जोड़ दिया गया है, लेकिन उसी 3 स्तंभ को कायंत्रित करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको भी 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमारे उपराज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली के, और सबसे बड़ी बात है, तीसरी बात यह है कि इसमें एमसीडी आता था। लेकिन एमसीडी को भी 3 भागों में इसको बांटा गया था, ताकि किसी भी एक पार्टी का दबदबा न हो सके।
जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वो राज्यपाल के हाथ में गया था, जो उपराज्यपाल थे, और जो केंद्र की जो शासन व्यवस्था और जो भी कमी और जो भी योजनाओं को लेकर के जो भी ये विकास प्रक्रिया थी मुख्यमंत्री के हाथों में था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी वहां पे रोड वगैरह जो भी एमसीडी के तौर पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो भी काम आती थी उनके अंतर्गत दिया गया था। लेकिन इसका भी एक अध्यक्ष होता था, जो 2012 में जब ये तीनों बिल जो थे, तीनों जो एमसीडी के दोनों तीनों जो पक्ष थे वो एक थे, तो इसका भी एक अधिकारी होता था। लेकिन जब से इस तीन भागों को जब एक भाग को जब तीन भागों में बांटा गया तब से इसका खंडन हुआ और ये जो है मुख्यमंत्री के हाथों में चला गया। तो ये एमसीडी का जो दबदबा था वो मुख्यमंत्री का होता था, इसका मुखिया मुख्यमंत्री होता था, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई एक अधिकारी नहीं दिया गया था। लेकिन अब फिर 9 साल बाद बीजेपी ने इस पर मंथन किया और बीजेपी ने मंथन करके इसको तीनों बिलों को एक किया। अब एक करने के बाद ये होगा कि कोई भी अधिकार जो होगा ये किसी पार्टिकुलर किसी पार्टी के हाथ में नहीं रहेगा, ये केंद्र के अधीन रहेगा। जो सरकार केंद्र में होगी उसी का दबदबा होगा और वो एक इसका प्रतिनिधि, इसका जो वरीय अधिकारी है वो नियुक्त करेगा। जिस तरीके से केंद्र के हाथ में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है और राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल नियुक्त कराने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से अब एमसीडी का भी अधिकारी नियुक्त केंद्र ही करेगा। जी संजू। दीपक जी, तीनों बिल का एकीकरण पक्ष विपक्ष और जनता के लिए कितना फायदेमंद है? जी बिल्कुल संजू, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पहले होता ये था कि पहले 3 भाग में एमसीडी था। 3 भागों में जो है कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है वो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय संसाधन तो हमें आसान तरीके से मिल जाने वाली है, कहीं ना कहीं जैसे अनवीकरणीय संसाधन पेट्रोल डीजल गैस इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सरकार हमें मुहैया कराती है और उस मुहैया कराने को लेकर के हमें जो भी कुछ कर देना होता है वो हम लोग पर्याप्त रूप से और जितना भी उसका लागत बढ़ रहा है वो हम सरकार को पे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें जनता को देखा जाए, सरकार और पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार केंद्र में होगी उसके लिए वरदान है कि जिस तरीके से केंद्र में जो सत्ता पक्ष में जो सरकार है वो केंद्र में विराजमान है, वो उपराज्यपाल के साथ साथ एमसीडी का अध्यक्ष भी तय करेगी। कहीं ना कहीं अगर कहीं किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में बनता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री जैसे अभी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर वो भी मुख्यमंत्री है वर्तमान में वही है, भविष्य में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होता है, किसी और पार्टी का दबाव इसका होता है, तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री का जो ये एक चेहरा है या मुख्यमंत्री का जो दबदबा है उसको सीज करने के लिए, उस पावर को अपने हाथ में लेने के लिए ये केंद्र सरकार की नीति है। हालांकि इस तरीके से देखा जाए तो ये देश के लिए और जनता के लिए ये वरदान है। वरदान इस तौर पे है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर केंद्रीय योजना, हम जानते हैं कि हमारे देश में 2 तरीके का पंचवर्षीय योजना चलता है, ये केंद्रीय होता है और राजकीय होता है। जो केंद्रीय योजना है, तो केंद्रीय योजना अगर केंद्र सरकार चलाती है तो उसका प्रचुर मात्रा में सभी एक आम जनता के पास पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ये जो दोहरी नीति है और सरकार की जो द्विसदनीय पक्षता की जो दर है उसकी संकाय प्रणाली, इसकी आधारभूत संरचना के विखंडन का अभिप्राय साबित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार के चिन्हित दरों की अगर विभाजिता को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे जो भी पावर होंगे वो नगर निगम के अंतर्गत होंगे। अगर पावरों की बात करें तो जो भी सभी चल और अचल संपत्ति की पूर्ववर्ती संबंधित नगर निगम के चिन्हित में होगा। किसी पर भी अनुबंध या पूर्ववर्ती निगम के साधन के संदर्भ में जो भी इसका क्रियान्वित होगा वो नगर निगम के हाथ में होगा। पूर्ववर्ती निगमों के अधिकार और दायित्व भी नगर निगम के ही होंगे और हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल अचल संपत्ति का विवरण तथा दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी ब्यौरा होगा वो राज्य सरकार के अधीन न रह करके वो एमसीडी के अधीन होगा। जी दीपक जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शीला दीक्षित सरकार ने 2012 में तीनों नगर निगमों को अलग कर दिया गया था, लेकिन अब एकीकरण किया जा रहा है, तो तब राजकोष में फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब राजकोष में एकीकरण के बाद फायदा हो सकता है, किस नजर से देखते हैं? जी बिल्कुल समझो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एकीकरण का जो फायदा है वो केंद्र सरकार और कहीं ना कहीं जो कोषाध्यक्ष का जो खजाना है वो इसमें कुछ न कुछ इसका जो है आपको ये वरदान साबित है और ये कुछ न कुछ देखने को मिलेगा और इसका खामियाजा जो है जनता को थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसका देखिए सबसे बड़ी बात यह कि अभी इसका अधिकारी कोई नियुक्त नहीं किया गया। इसमें 272 जो है मेंबर थे, लेकिन हालांकि अब इसमें 250 मेंबर ही रहेंगे। 12 मेंबर को पहले ही काटा गया था, पहले 12 मेंबर काटने की बात की गई थी, लेकिन अब 22 मेंबर को हटाया जाएगा। अब 250 मेंबर इसमें रहेंगे।
जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेंबरों की अगर स्थिति को देखी जाए तो ये जो जैसे हम जो कर टैक्स देते हैं, जो दिल्ली की जनता जो अपनी टैक्स भरती है, जैसे ये अचल संपत्ति की टैक्स हो, डीजल पेट्रोल पे टैक्स हो, वैट हो, या जो भी चीज किसी भी प्रकार की जीएसटी, रोड टैक्स, चालान वगैरह कोई भी मुद्दा क्यों ना, इन सब चीजों को जो भरती है, इन सब चीजों में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जो केंद्र में सरकार है वही उसी सरकार की नीति दिल्ली प्रदेश में भी शामिल हो गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं और चावला प्लस के दर्शकों को बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो चुनाव निकाय है, अगर तीनों एमसीडी बिल एक हो गए हैं, अब एक होने से बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी विकास के कार्य जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आएंगे, जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आएंगे, उसका जो पूरा फायदा जो है ये दिल्ली की जनता, दिल्ली प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। जी दीपक जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी कहती है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तीनों नगर निगम अगर एक कर दिए जाते हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो इसका व्यापक विरोध कर रही है, उसे नकार रही है सरासर। जी बिल्कुल संजू, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल ये सरकार सही बात बोल रही है और ये कहीं ना कहीं ये 110% ये प्रदान है कि जो सरकार की योजना होगी, योजना के अंतर्गत जो भी कर होगा, कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जनता और केंद्र सरकार के बीच का जो राज्य सरकार का जो माध्यम होता है, एक रास्ता होता है, ये एक जैसे बोलते हैं कि एक घटना को लेकर के या एक संपत्ति को लेकर के हम किसी और के हाथ में संपत्ति देना, उसके अकॉर्डिंग जो है जनता का विकास कराना, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे डायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार का नजर जो है एमसीडी पर रहेगा और केंद्र सरकार जो है अपने माध्यम से इसको कराएगी, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है जनता को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये और जनता का जो भी टैक्स है, जो भी कर है, वो सीधे केंद्र सरकार के खातों में जाएगा। इसमें राज्य सरकार का थोड़ा सा भी कहीं का भी तनिक भी हाथ नहीं रहेगा। दीपक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होते हैं।